ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। विदेशी हस्तक्षेप की राह रोकना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों यह कर कर चौंका दिया कि उन्होंने उनके पूर्ववर्ती जो बाइडेन भारतीय चुनाव के दौरान देश में सत्ता परिवर्तन की जुगत में लगे रहते थे और अमेरिका हमारे देश में मतदान बढ़ाने के लिए पैसा भी देता था। अब भैया, अमेरिका को क्यों देने की जरूरत पड़ रही है? तो उसकी भारत में भी जांच होनी चाहिए कि कहीं वो पैसा किस तरीके से खर्च किया जा रहा था, किस उद्देश्य के लिए दिया जा रहा था। ट्रंप के बयान से भारत में राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा और इससे प्रधानमंत्री मोदी के उन आरोपों को ही बल मिला जिसमें संसदीय चुनाव के बाद उन्होंने अलग अलग मौकों पर चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप की बात कही थी। और फिलहाल आप देखते हैं कि इस पर बहस जारी है कि मतदान बढ़ाने के लिए अमेरिकी सहायता भारत आई या बांग्लादेश, और यदि वह भारत आई तो खर्च कैसे हुई है। जो भी हो, ट्रंप के बयान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। और इससे पहले उनके करीबी और जाने माने उद्यमी एलन मस्क ने भी अमेरिकी संसाधनों के प्रयोग को लेकर सवाल उठाए थे, और इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर, ये आप देखते हैं जैसे नेताओं का बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद यह कहना था कि इस पड़ोसी देश में जो कुछ हुआ है उसकी भारत में भी पुनरावृत्ति हो सकती है। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि जॉर्ज सोरोस और उनकी संस्थाओं की संदिग्ध भूमिकाओं की चर्चा यदा कदा सतह पर उभरती रहती है और यह पूरा परिदृश्य गहन पड़ताल की मांग भी करता है। भारत जैसे संप्रभु देश में विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है, लेकिन ऐसे आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। पूर्व में कांग्रेस सरकार की या तो विदेशी शक्तियों के साथ गांठजोड़ रही या फिर उन्होंने ऐसे आरोपों को अनदेखा करना उचित समझा। या 1967 की बात है जब केंद्रीय गृह मंत्री वाई चौहान ने उन राजनीतिक दलों के नाम बताने से इनकार कर दिया था जिन्हें विदेशों से पैसे मिले थे। नतीजा यह हुआ कि बाहर भीतर राष्ट्र विरोधी शक्तियों का मनोबल बढ़ता गया। चूंकि सरकार ही ऐसे मामलों को लेकर उदासीन रही और इसलिए अवैध धन के इस्तेमाल को लेकर नेताओं और दलों की झिझक समाप्त होती चली गई। और याद रहे कि 1967 के आम चुनाव में 7 राज्यों में कांग्रेस हार गई थी और अन्य 2 राज्यों में कुछ ही समय बाद कांग्रेस सरकारें दल बदल के कारण आपदस्थ हो गई थी। लोकसभा में कांग्रेस का बहुमत घट गया था। इन घटनाओं से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चिंता बढ़ गई थी। उन्हें लगा कि विपक्षी दलों ने विदेश से मिले अवैध धन की मदद से कांग्रेस को हरा दिया। परिणाम स्वरूप केंद्रीय खुफिया एजेंसी से मामले की जांच कराई गई। जांच से पता चला कि कांग्रेस सहित कई दलों और नेताओं को 1967 का चुनाव लड़ने के लिए विदेशों से पैसे मिले थे। सरकार ने उस रपट को दबा दिया, लेकिन वह रपट एक अमेरिकी अखबार में छप गई। यदि उस समय उक्त मामले की नीरची ढंग से जांच कराई जाती तो राजनीति को स्वच्छ बनाने में बड़ी सफलता मिलती, मगर जांच होती कैसे? हर दल के नेता इस दल में फंसे हुए होते हैं और वो कहते हैं ना कि हर राजनीतिक पार्टी, हर नेता एक पे 11 है। शीत युद्ध के समय जहां कम्युनिस्ट देश भारत में साम्यवादी फैलाने के लिए पैसे खर्च कर रहे थे, वहीं पूंजीवादी देश साम्यवाद को रोकने के लिए और जिस किसी देश में नेता बुद्धिजीवी तक बिकने को तैयार हों, वहां विदेशी शक्तियों के लिए अपने संकीर्ण हितों को साधना कहीं आसान हो जाता है। और देश में अधिकांश दलों को विदेशी पैसों में तभी बुराई दिखती है जब वह विरोधी दल को मिल रहा हो। यह रवैया उचित नहीं है। कुछ समय पहले आप देखिए, भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से वित्तीय मदद मिली है। उस पर कांग्रेस ठीक से अपना पक्ष नहीं रख सकी और आपातकाल लगाने के अगले दिन इंदिरा गांधी ने केंद्र सरकार के सचिवों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव रहे बिशन टंडन के अनुसार इंदिरा गांधी ने सचिवों से कहा कि प्रतिपक्ष नाजीवाद फैला रहा है। नाजीवाद केवल सेना एवं पुलिस के उपयोग से ही नहीं आता। कोई छोटा समूह जब गलत प्रचार करके जनता को गुमराह करे तो वह भी नाजीवाद का लक्षण है। भारत में दूसरे दलों की सरकारें भले बन जाएं, पर मैं मार्क्सवादी, कम्युनिस्टों और जनसंघ की सरकार नहीं बनने दूंगी। जेपी आंदोलन के लिए रुपया बाहर से आ रहा है और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA यहाँ बहुत सक्रिय है। KGB का कुछ पता नहीं है और उसकी सक्रियता का कोई प्रमाण सामने नहीं आया। प्रतिपक्ष का सारा अभियान मेरे विरुद्ध है। मेरे अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता जो इस समय देश के सामने आई चुनौतियों का सामना कर सके। और राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से 77 तक लगाया गया था ना इंदिरा गांधी के समय, उसी की बात हो रही है। अनुच्छेद
352 को आप लोग पढ़ते हैं ना, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। इंदिरा गांधी की यह बात कितनी निराधार थी, इसका भंडाफोड़ केजीबी से जुड़े मित्रोखिन ने किया। क्रिस्टोफर एंड्रयूज के साथ मिलकर वासिली मित्रोखिन ने 2 किताबें लिखी। मित्रोखिन के अनुसार केजीबी ने कई भारतीय समाचार पत्रों, बुद्धिजीवियों और नेताओं पर अरबों खरबों रुपए खर्च किए। मित्रोखिन के रहस्य उद्घाटन का तब कांग्रेसियों कम्युनिस्टों ने खंडन किया। ज्योति बसु ने कहा था कि मुझे यह तो नहीं मालूम कि केजीबी ने इंदिरा गांधी को धन दिया या नहीं, परंतु एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वामपंथियों की गतिविधियों को रोकने के लिए अमेरिका ने इंदिरा गांधी को व्यक्तिगत रूप से भी धन दिया और कांग्रेस को भी। क्या बसु की इस बात पर विश्वास करना संभव है? कम्युनिस्ट देशों ने भारत में अघोषित ढंग से कोई खर्च नहीं किया। और आप देखिए, भारत में अमेरिका के राजदूत रहे डैनियल मोहनियान ने अपनी पुस्तक ए डेंजरस प्लेस में लिखा है कि कम्युनिस्ट फैलाव को रोकने के लिए अमेरिका ने भारतीय नेताओं को पैसे दिए। लगता है कि अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि इससे निपटना देश के लिए मुश्किल हो चला है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के चलते इसके समाधान की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में तख्तापलट खुर्शीद एवं अय्यर की बयानबाजी और अब ट्रंप और मस्क के बयानों के बाद देखना होगा कि मोदी भारत एवं भारतीयों को कितना आश्वस्त करते हैं। यहाँ विदेशी दखल संभव नहीं है। लेखक, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम है सुरेंद्र किशोर। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इनके अपने ये विचार हैं, देखिए। और देखिए, बांग्लादेश आपको देखने को मिल जाएगा। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। करदाताओं का भरोसा बढ़ाने वाली पहल। बहुप्रतीक्षित नए आयकर बिल 2025 में प्रत्यक्ष कर कानूनों को समेकित और तर्कसंगत बनाने के साथ साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया है। इस बिल में किसी अतिरिक्त कर की बात नहीं है, बल्कि मौजूदा कर कानूनों को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह बिल न सिर्फ करदाताओं की जटिलता को कम करेगा, बल्कि नौकरशाही की अनावश्यक बाधाओं को भी दूर करने में मदद करेगा। नए आयकर बिल को आधुनिक और सरल बनाने के लिए डिजिटल बनाने की दिशा में भी पहल की गई है, और जिससे स्वचालन, डाटा विश्लेषण और प्रशासन में सुधार होने के साथ साथ कर दायरे के विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। भारत में आयकर का भुगतान करने वाले मात्र 2.5% लोग ही हैं, जो विकसित होती अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत कम है। 64 वर्ष पुराना 1961 का आयकर कानून अपने अनेक संशोधनों के साथ अत्यधिक जटिल हो गया था, जो बदलते भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। इसलिए वेतन भत्ते, अनुमानित कराधान, कर भुगतान, कर कटौती, कर रिफंड आदि के प्रावधानों को आसान बनाने के लिए मौजूदा 52 अध्यायों के मुकाबले नए बिल में मात्र 23 अध्याय ही रखे गए हैं, 23। और आप देखते हैं कि इसमें कर प्रशासन की कुशलता बढ़ने से करदाताओं की संख्या और राजस्व में भी वृद्धि होगी। करदाताओं का भरोसा बढ़ने से कर विवाद और मुकदमेबाजी घटेगी। कई कर विवादों की संख्या में कमी आने से करदाताओं और न्यायपालिका पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा। करदाताओं की किसी त्रुटि को सुधारने के लिए अतिरिक्त समय देते हुए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। और इससे न सिर्फ कर अनुपालन आसान होगा, बल्कि सभी श्रेणी के करदाताओं के लिए निष्पक्ष कर संरचना भी सुनिश्चित होगी। सामान्यतः आप देखिए, करदाताओं को यह समझने में बहुत मुश्किल होती थी कि आयकर की गणना के लिए मूल्यांकन वर्ष का प्रयोग करें या फिर वित्तीय वर्ष का, लेकिन नए बिल में अब कर वर्ष की अवधारणा को अपनाया गया है, जो 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक होगा। इसके तहत किसी भी नए पेशे के लिए कर वर्ष की शुरुआत उसी वित्तीय वर्ष में मानी जाएगी। नए कर आयकर बिल को की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि घरेलू और विदेशी कंपनियों के लिए एक समान कर दरों का प्रस्ताव किया गया है। इससे न सिर्फ वित्तीय स्पर्धा बढ़ेगी, बल्कि विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, जो रोजगार सृजन में सहायक होगा। क्रिप्टो करेंसी जैसे आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों को कैपिटल असेट्स माना जाएगा और उन पर टैक्स लगेगा। पूंजीगत लाभ पर कर छूट एवं स्टार्टअप निवेश को अधिक आकर्षित बनाने के लिए न्यूनतम होल्डिंग अवधि में भी कमी करने के उपाय किए गए हैं। और नए बिल में टैक्स चोरी रोकने के लिए पारदर्शिता बढ़ाने का बल दिया गया है। इसी तरह एक्टिविटी म्यूचुअल फंड के साथ डेट म्यूचुअल फंड भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के दायरे में लाया गया है, और अभी स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। बदलाव के बाद 15% टैक्स देना होगा। और देखिए, बिल का मतलब होता है, जब राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है तो उसे आप लोग विधेयक बिल कहते हैं, और जब राज्यसभा लोकसभा से पारित हो जाता है, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, वो कानून बन जाता है। नए आयकर बिल में चैरिटेबल संस्थाओं की लंबी चौड़ी परिभाषाओं को खत्म कर पेंशन
एनपीएस योगदान और बीमा पर करों में छूट जारी रखने का प्रस्ताव है। रिटायरमेंट फंड, ग्रेच्युइटी और पीएम में योगदान को भी आयकर छूट के दायरे में रखने की बात की गई है। नए बिल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप, डिजिटल कारोबार और अक्षय ऊर्जा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। हालांकि पूंजीगत लाभों की दरों में किसी परिवर्तन की बात नहीं कही गई है। नए आयकर बिल में सरकार ने कृषि से होने वाली आमदनी को कुछ शर्तों के साथ कर मुक्त रखने का प्रस्ताव किया है। दान में दी गई राशि पर भी छूट मिलनी जारी रहेगी। इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी टैक्स छूट देने की बात कही गई है। मौजूदा आयकर प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ई-केवाईसी और ऑनलाइन कर भुगतान को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। नए आयकर बिल की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि उसे कितने प्रभावशाली तरीके से लागू किया जाता है, और इस नई प्रणाली के बारे में हितधारकों को शिक्षित करने पर विशेष ध्यान देना होगा। नए कर ढांचे का समर्थन करने के लिए डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। नए प्रावधानों के व्यवहारिक कार्यान्वयन की चुनौतियों का त्वरित समाधान करना होगा, जिससे लोग इनका दुरुपयोग न कर सकें। आम बजट में 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री होने से जहां मध्य वर्ग को राहत मिलेगी, वहीं नई आयकर बिल में पेपर वर्क कम होने से टैक्स फाइलिंग आसान होगी। नए आयकर कानून में अमल में आने के बाद उपभोक्ता के खर्च और बचत दोनों को बढ़ावा मिलेगा। वास्तव में यह एक ऐतिहासिक सुधार है जिसके द्वारा सरकार ने टैक्स प्रणाली को सरल, पारदर्शी और व्यवसाय अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया। यदि यह सही तरीके से लागू होता है तो यह व्यापार जगत और करदाताओं के लिए फायदेमंद होने और 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में भी मददगार होगा। लेखक अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर सुरजीत सिंह, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। अहिंसा, हिंसा को किसी भी प्रकार से रोकना है या इसके प्रभाव को कम करना एक सभ्य समाज का अनिवार्य कर्तव्य है। हिंसा अनेक तरह की हो सकती है और उसके कई स्वरूप भी होते हैं। शारीरिक हिंसा के अतिरिक्त यह मानसिक, शाब्दिक भी हो सकती है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देना जिससे भय की छाया में जीवन हर जगह हर समय आशंकित हो, अव्यवस्थित हो, हिंसा है। कृत्रिम हिंसा की भी वास्तविक हिंसा के समान घातक हो सकती है। इसलिए प्रत्येक हिंसा का समन आवश्यक है। हिंसा मानव का धर्म तो कतई नहीं हो सकती है। और आप देखिए, जन समुदाय को अपने हितों के साथ दूसरे के हित की भी रक्षा करनी चाहिए। हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, जबकि अहिंसा सभी समस्याओं का हल है। और आप देखते हैं कि सावधानी से व्यवहार का धैर्यपूर्वक पालन किया जाए तो विवाद की स्थिति नहीं आ सकती है। किसी विवाद के उत्पन्न होने से शांति के लिए सदैव एक राय शेष रहती है। वार्ता से रास्ता निकलता है और संवेदनहीनता से मानवता का मार्ग अवरुद्ध होता है। हिंसा मानवता के लिए विष के समान है। अहिंसा के लिए आवश्यक पहल करने वाले ही शांति के सच्चे नायक हैं। जीवन में अहिंसा का मूल मंत्र सबसे उपयोगी तंत्र होता है। व्यवस्था और जनता दोनों के हित में यही कारगर उपाय भी है। राजनीति में अहिंसा के प्रयोग ही राष्ट्र को जीवित रख सकते हैं। समस्त देवी देवता अहिंसा के पुजारी हैं और सभी असुर हिंसा के पोषक हैं। अहिंसा के लिए आत्म प्रयोग अवश्य करना होगा, जैसा कि आत्म योग किया जाता है। योग से ही प्रयोग संभव है। योग शांति की कुंजी है। प्रयोग अहिंसा का कर्म पथ है। अपने सोच, विचार, कर्म, धर्म, व्यवहार में अहिंसा के प्रयोग मानव के अस्तित्व को परिभाषित करेंगे। भगवान को मानने या ना मानने से उनका महत्व ना बढ़ेगा ना घटेगा, बल्कि उसे मानने वाले या ना मानने वाले का महत्व अवश्य बढ़ेगा एवं घटेगा। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा आप लोग। अमेरिकी सहायता का जो सच, इसी की चर्चाएं हो रही हैं। एक सामान्य जानकारी रखिएगा क्योंकि इस पर आप देखते हैं कि बवाल मचा हुआ है तो आर्टिकल आते रहेंगे। इसकी जांच अवश्य ही नहीं, अनिवार्य भी है कि भारत में मतदान बढ़ाने के नाम पर अमेरिकी सहायता किसे मिली और उसका उपयोग कहां और कैसे हुआ है। इसकी आवश्यकता इसलिए बढ़ गई क्योंकि पहले एलन मस्क ने इस पर आपत्ति जताते हुए उसे रोकने की घोषणा की। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे भारत में सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने का संदेह जताया। फिर यह भी कहा कि वह एक तरह की दलाली थी और यह कहकर उन्होंने बाइडेन प्रशासन वित्तीय सहायता देने वाली सरकारी एजेंसी यूएसएड को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। एलन मस्क पहले ही इस एजेंसी को आपराधिक संगठन कह चुके हैं। हालांकि ट्रंप ने यह तो कहा कि मतदान बढ़ाने के नाम पर दी गई अमेरिकी सहायता के बारे में भारत को बताना होगा, लेकिन पता नहीं वह ऐसा करते हैं या नहीं। यह संदेह इसलिए है क्योंकि कुछ भी कहकर सनसनी मचाना उनकी आदत है। किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। इसे देखते हुए विदेश मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मामले की जांच इस तरह हो कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ऐसा इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि यूएसएड से मिली सहायता को लेकर परस्पर विरोधी दावे किए जा रहे हैं। किसी को ओर से कहा जा रहा है कि $21 मिलियन की अमेरिकी सहायता प्रस्तावित थी। किसी का निष्कर्ष है कि वह आ गई थी। कोई यह कह रहा है कि उक्त वित्तीय सहायता भारत नहीं बांग्लादेश को दी गई और कोई यह है कि पैसा किसी अन्य अमेरिकी जाल एजेंसी के जरिए भारत ही आया है। और इस सिलसिले में
उन जॉर्ज सोरोस की संस्था का नाम आ रहा है जो भारत समेत अन्य देशों में हस्तक्षेप के लिए कुख्यात है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जाए कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने यह माना कि यूएस एड की ओर से वित्त पोषित एक अमेरिकी संस्था ने से चुनाव आयोग का समझौता हुआ था, लेकिन उन्होंने वित्तीय मदद मिलने से इनकार किया। ऐसे में यह प्रश्न और अधिक गहरा जाता है कि आखिर सच क्या है। आशा की जानी चाहिए कि विदेश मंत्रालय की ओर से इस मामले की गहन जांच की जाएगी। यह जांच होने के साथ ही यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि देश में जो भी विदेशी सहायता है वह भारत सरकार के जरिए है और इसकी निगरानी हो कि वह किस मद में खर्च हो रही है। निसंदेह यह समझ आता है कि यूएसएड जैसी एजेंसियां निर्धनता निवारण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं की में बेहतरी आदि के लिए सरकारी एजेंसियों को सहायता दे, लेकिन इसका कोई उचित नहीं है कि वे गैर सरकारी संगठनों को पैसा बांटें, क्योंकि ऐसे अनेक संगठन अपने संदिग्ध इरादों के लिए जाने जाते हैं। और देखिए, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं ना, इन्हें कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पेपर लीक होना दुखद है। झारखंड में मैट्रिक का प्रश्न पत्र लीक होने की घटना ने एक बार फिर परीक्षा के आयोजन और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर बनाई गई व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इससे पहले भी मैट्रिक, इंटर समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आई। हाल ही में हजारीबाग में नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला देश भर में चर्चा में आया था। बताने की जरूरत नहीं है कि परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने से लेकर मुन्ना भाइयों के माध्यम से किसी अन्य की परीक्षा अन्य छात्रों से दिलवाने, सॉल्वर द्वारा प्रश्न पत्र हल करवा कर गलत तरीके से परीक्षाएं पास करवाने का एक पूरा नेटवर्क राज्य भर में काम कर रहा है। नकल माफिया परीक्षा तंत्र पर हावी हो रहे हैं। ऐसे मामले अगर पकड़े जाते हैं तो उनकी चर्चा होती है, नहीं तो पैसे के दम पर अयोग्य लोग परीक्षाएं पास कर योग्य लोगों का हक मारते रहते हैं। नकल को लेकर झारखंड में कड़ा कानून बनाया गया। कानून में नकल करने एवं कराने वालों पर 1 करोड़ जुर्माने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान किए गए। इसके बावजूद नकल माफिया पर नकेल नहीं कस पा रही है। राज्य में परीक्षाओं के आयोजन में शुरू से ही माफिया हावी रहे हैं और इन पर आप देखिए लगाम लगाने की जरूरत है। साथ ही परीक्षाओं के आयोजन और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाना होगा। चलिए एक बार झारखंड हम लोग घूम के आते हैं। ये आप देखिए, बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड। रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। संतोष गंगवार यहाँ की राज्यपाल देखने को मिलेंगे। महिला प्रतिनिधि को बढ़ावा। तो लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव से लेकर हमारे देश की पंचायती राज व्यवस्था तक में महिला मतदाताओं की रेखांकित करने वाली भूमिका होने के बावजूद महिलाएं राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाने में पीछे रही हैं और शिक्षा और सजगता की बदौलत राजनीतिक भित्तिक सक्रियता के मोर्चे पर स्त्रियों की भागीदारी में हुए इजाफे की तुलना में सत्ता की बागडोर संभालने के मामले में आधी आबादी की हिस्सेदारी के आंकड़े आज भी कम है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले स्पष्ट बहुमत के बाद दिल्ली में पार्टी का रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय बाकी अहम है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, अतीसी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभालने वाली रेखा गुप्ता आजादी के बाद से हमारे देश के किसी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की 18वीं महिला मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में बहुत लंबे अरसे बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा की ओर से एक महिला को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देने का निर्णय कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवेश में भी महिलाओं का सत्तासीन होना आधी आबादी की शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक पारिवारिक मोर्चे पर बेहतरी से जोड़कर देखा जाता है। महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने का यह फैसला महिला नेतृत्व के प्रति बदलते सोच और सहज स्वीकारता की बानगी है। यह प्रगतिशील कदम असल में परंपरागत सोच के सकारात्मक पहलू को भी सामने रखा है, जो लंबे समय तक पार्टी से जुड़कर जमीनी स्तर पर काम करने वाले चेहरों को आगे लाने की कवायद प्रतीत होती है। ज्ञात हो कि रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी। भाजपा आप देखते हैं कि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी। साथ ही छात्र राजनीति से कैरियर की शुरुआत करने वाली रेखा गुप्ता भाजपा के साथ संगठन में भी लंबे समय तक काम कर चुकी हैं। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल संख्या बल पर निर्भर होता है नहीं होता है। चुनावी मैदान में उतरने से लेकर जीत हासिल करने तक महिला जनप्रतिनिधियों को भी अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। असल में महिला प्रतिनिधित्व
महिला वोटर्स को जोड़ने में भी प्रभावी भूमिका निभाता है। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को महिला मतदाताओं का मुखर समर्थन भी मिला है। यही कारण है कि निर्णायक भूमिका के लिए महिला चेहरे का चयन व्यवहारिक रूप से भी एक अहम फैसले के रूप में देखा जा रहा है, जो न केवल अगली पीढ़ी की उम्मीदों को बल देने वाली बात है, बल्कि स्त्री शक्ति के प्रतिनिधित्व के लिए पुख्ता आधार तैयार करने से भी जुड़ा है। और आप देखते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है, उन्हें पीछे रखकर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। अब आप सोचिए कि केवल 2 महिलाएं इस समय आप देखते हैं कि वर्तमान में मुख्यमंत्री, एक ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी का अलग आप देखेंगे मामला, क्योंकि आप देखिए उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और वो शीर्ष नेता खुद हैं, अपनी दम पर चुनाव जीतती हैं, और आप देखते हैं अपनी दम पर मुख्यमंत्री बनती हैं। यहाँ रेखा गुप्ता 2 बार चुनाव हारी और आपने देखा है कि इस बार चुनाव जीती, और वो आप कहिए बीजेपी की बदौलत, एक तरह से आप शीर्ष नेतृत्व की बदौलत वो मुख्यमंत्री बनी। लेकिन अच्छी बात है, ये आप देखिएगा टिप्पणियाँ रहती हैं, देखना हुआ कर तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ मिल जाती है, तो जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। आर्थिक चिंता बढ़ाती मुफ्त की योजना है। आजकल आप देखते हैं कि फ्री की रेवड़ी की प्रतिस्पर्धा चल रही है ना, कि हमारी सरकार आई तो हम इतना देंगे, हमारी सरकार आई तो हम इतना देंगे। देश की राजधानी दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो चुका है। इस माह संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र में एक नई प्रवृत्ति का गवाह बना है, जहां लगभग सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में मुफ्त योजनाओं की घोषणा करते रहे। हालांकि चुनाव परिणाम ने इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, क्योंकि भाजपा ने भी दिल्ली में कई ऐसे वादे किए जो मुफ्त योजनाओं की श्रेणी में आते। ऐसे में यह बहस और व्यापक हो गई है कि क्या राजनीतिक दल इस प्रवृत्ति से बाहर निकलने को तैयार हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं की इस राजनीति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नगद हस्तांतरण योजनाओं और मुफ्त राशन जैसी सुविधाओं के कारण बहुत सारे लोग काम करने के इच्छुक नहीं दिखते हैं, और न्यायालय ने इसे एक गंभीर समस्या मानते हुए सवाल उठाया कि क्या हम इस तरह एक परजीवी वर्ग का निर्माण नहीं कर रहे हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है, हमारी संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। क्या आप सर्वोच्च संस्थाओं को इस प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए? इस विषय पर अलग अलग मत हो सकते हैं। कुछ लोगों का मत हो सकता है कि सरकारों को जनता ने चुना है, इसलिए उन्हें उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, फ्रीबीज को सामाजिक उत्थान के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमें कितनी जरूरतों को प्राथमिकता देना चाहिए और किन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। क्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त राशन देने की तुलना सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा या सभी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने से की जा सकती है? क्या यह सच में तर्कसंगत है? वास्तविकता यह है कि आज मुफ्त योजनाएं सत्ता तक पहुंचने के सबसे आसान साधन बन गई है, और राज्य सरकारें यह समझने में असफल हैं कि इसकी भारी कीमत अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ रही है। दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल और झारखंड जैसे राज्यों में यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, और ये पैसा आप देखते हैं कि दूसरे कामों पर भी तो खर्च होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तो खर्च हो सकता था। राज्यों में वित्तीय संकट। आज राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त योजनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति राज्यों की वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर देश के कुल कर्ज पर चर्चा होती है, लेकिन राज्यों के बढ़ते ऋण पर वैसे गहन बहस नहीं होती है। क्या राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की तुलना में उनके कर्ज के अनुपात पर ध्यान दिया जा रहा है? इस बहस को समझने के लिए कुछ राज्यों का अध्ययन पर्याप्त है। कर्नाटक, जो आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य में गिना जाता है, मुफ्त योजनाओं के भारी बोझ तले दबता जा रहा है। राज्य सरकार अब तक आप देखिए 63,382 करोड़ 5 गारंटी योजनाओं पर खर्च कर चुकी है, लेकिन राजस्व के स्रोत सीमित हो रहे हैं। सरकार को अब बस किराया बढ़ाने, ईंधन की कीमतें बढ़ाने एवं बेंगलुरु के पास लगभग 25,000 एकड़ भूमि को कॉमर्शियल बनाने जैसे विकल्पों पर विचार करना पड़ रहा है। दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसकी भी स्थिति चिंताजनक है। पहले से ही 87,000 करोड़ रुपए के कर्ज से जूझ रहा है, और इस राज्य ने पिछले 20 महीनों के दौरान 21,366 करोड़ का अतिरिक्त ऋण लिया। प्रति व्यक्ति कर्ज के मामले में हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा सबसे कर्जग्रस्त राज्य बन चुका है, जहां हर व्यक्ति 1.17 लाख रुपए का कर्ज। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार को कर्मचारियों की भविष्य निधि से 2,810 करोड़ रुपए का ऋण लेना पड़ा। वर्तमान में राज्य की कुल आय का 70% हिस्सा भत्तों, ब्याज और सब्सिडी में खर्च हो रहा है, जिसका विकास कार्यों के संसाधन सीमित होते जा रहे हैं। तीसरा केरल है, जिसे सामाजिक सुरक्षा के मॉडल राज्य के रूप में देखा जाता था, अब गंभीर वित्तीय संकट में फंस चुका है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि राज्य सरकार को केंद्र से मदद की गुहार लगानी पड़ती है। केंद्र सरकार ने केरल को दिसंबर 2024 तक 21,253 करोड़ का, अब देखते हैं कि क्या, ऋण लेने की अनुमति दी। राज्य के पास कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान के लिए भी पर्याप्त धन नहीं बचा है। वहीं पंजाब, कभी कृषि क्रांति का अकड़ी राज्य, आज गंभीर वित्तीय परेशानी में है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना से राज्य की सब्सिडी लागत 20,000 करोड़ तक पहुंच गई है। राज्य सरकार 2024-25 के वित्तीय वर्ष की पहली छमाही
छमाही अप्रैल सितंबर में 21,119 करोड़ ले चुकी है। और आप देखिए चालू वित्तीय वर्ष में 30,465 करोड़ रुपए का ऋण का अनुमान है। इसके परिणाम स्वरूप 2024-25 के अंत तक पंजाब का कुल कर 3.74 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। इससे राज्य की ऋण स्तर पर उसकी जीडीपी के 48% तक पहुंच सकता है, जो वित्तीय संतुलन के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। ये आप देखते हैं कि यही मध्य प्रदेश का हाल है। यही आप देखिए महाराष्ट्र में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट की सरकारें हैं। बीजेपी की जहां सरकारें हैं, जहां वो भी फ्री दे रहे हैं, वहां भी यही हाल है उस राज्य का, लेकिन वहां उसके बारे में बताया नहीं गया। केंद्र व आरबीआई करे पहल। आरबीआई के अनुसार मार्च 2020 से मार्च 2023 के बीच 28 राज्यों को बकाया देनदारियां 43% बढ़कर कुल राजस्व रेट का 76.09 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी हैं। फ्रीबीज के लिए प्रसिद्ध पंजाब 44.1%, हिमाचल प्रदेश 42.5%, सबसे अधिक ऋण से जीडीपी अनुपात वाले राज्य हैं, जबकि आदर्श अनुपात 20% है। राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा 3.5% तय की गई है, लेकिन राज्यों को 4% की छूट मिली है। यदि राज्य ने मुफ्त योजनाओं पर अत्यधिक खर्च किया तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर निवेश मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 7,000 करोड़ रुपए की कमी महसूस की है, और जिससे सड़कों पुलों के निर्माण में देरी हो रही है। इसलिए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों को गैर जरूरी मुफ्त योजनाओं के अत्यधिक कर्ज लेने की अनुमति ना दी जाए। और देखिए आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखिए परिस्थितियों को देखते हुए आज फ्रीबीज की सीमा तय करना जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कर्ज के बोझ को अनियंत्रित रूप से बढ़ा सकते हैं, जिससे राज्यों की अर्थव्यवस्था संकट में फंस सकती है। दिल्ली इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां 31 वर्षों में पहली बार सरकार घाटे में जा रही है। अनुमान है कि दिल्ली की आय 62,000 करोड़ रुपए होगी, जबकि खर्च में 64,000 करोड़ तक पहुंचेगा। आज दिल्ली में सभी मुफ्त वादों को पूरा करने के लिए अनुमानित रूप से 25,000 करोड़ की आवश्यकता होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह धन कहां से आएगा? क्या इसकी भरपाई किसी इलाके की सड़क, अस्पताल या फिर आप देखिए अन्य बुनियादी सुविधाओं की लागत पर होगी? इसलिए आज राज्यों और केंद्र शासित सरकारों को आपसी समन्वय स्थापित करके स्वास्थ्य, शिक्षा और जन कल्याण जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। और सरकार का लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना होना चाहिए, न कि लोगों के हाथों में नगद राशि देकर दीर्घकालिक आर्थिक संकट को आमंत्रित करना। या आप देखिए फ्रीबीज और बुनियादी जरूरतों में अंतर की ही समाधान है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। मुफ्त योजनाओं पर हो रही बहस का अर्थ यह नहीं है कि सभी प्रकार की निःशुल्क सुविधाएं समाप्त कर दी जाए, बल्कि इसका उद्देश्य यह समझना है कि कौन सी योजनाएं नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और कौन सी केवल तत्कालिक लाभ देकर दीर्घकालिक संकट उत्पन्न कर सकती हैं। राशन, आवास और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, जिन्हें सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन नगद प्रोत्साहन, मुफ्त यात्राएं या फिर बिना किसी वर्गीकरण के सभी नागरिकों को आर्थिक सहायता देना ऐसी योजनाएं जो राज्य की वित्तीय स्थिरता को के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब सरकारें इन योजनाओं को जारी रखने के दबाव में आ जाती हैं और इन्हें बंद करने का साहस नहीं कर पाती हैं। इसका सीधा प्रभाव राज्यों के पूंजीगत व्यय पर पड़ता है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब जैसे राज्यों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती है। यदि इस प्रवृत्ति पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य में यह अन्य राज्यों में भी दिखाई पड़ेगा। राज्यों को पूंजीगत निर्माण और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा, और इसके लिए डाटा मैपिंग की अत्यधिक आवश्यकता है। राज्य सरकारों को उन परिवारों की पहचान करनी होगी जिन्हें वास्तव में आर्थिक सहायता या मुफ्त योजनाओं की जरूरत है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने आवश्यक हैं। सबसे पहले एक स्पष्ट कट ऑफ तय किया जाए, और जिससे यह सुनिश्चित हो कि केवल जरूरतमंदों को ही योजनाओं का लाभ मिले। लक्षित लाभार्थी पहचान प्रणाली के माध्यम से वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पहचान कर उन्हें ही सरकारी सहायता दी जाए। मुफ्त योजनाओं का उचित प्रबंधन और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकारों को नीतिगत सुधारों के लिए दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि ये योजनाएं किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिरता को कमजोर न करें। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की जानी चाहिए, जिन्होंने मुफ्त योजनाओं की बहस को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। पीएम सूर्य घर योजना इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। इस योजना के तहत सरकार भारी निवेश करके लोगों के घरों में और सौर ऊर्जा पैनल लगवा रही है, और जिससे ऊर्जा की बचत होगी और बिजली घर बिल में भी कमी आएगी। यह पहल लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ पर्यावरण हितैषी भी है, और हमें ऐसी सतत विकासशील योजनाओं की ओर बढ़ना होगा जो अर्थव्यवस्था पर बोझ डाले बिना आम जनता को सशक्त बनाए। और देखिए जो पार्टी इस तरह की योजनाओं की घोषणा करती है ना, तो वो कहती है हमारी कल्याणकारी योजना है, और दूसरी पार्टी कहती है ये फ्रीबीज है।
और जो वो खुद करती है उसे कल्याणकारी बताती है, फिर सामने वाली पार्टी उसे फ्री बेच की बात करती है। ये राजनीति की बातें हो रही, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। ये स्थानीय भाषाओं को भी सम्मान, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल खूब चर्चाएं हो रही हैं, तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं से एआई मानकों को स्थापित करने में विश्व के दक्षिण में स्थित देशों को ध्यान में रखकर कार्य करने का आग्रह किया। मानकों को स्थापित करने के लिए उन्होंने वैश्विक प्रयासों की जरूरतों पर जोर दिया और जिसमें एक समान मूल्य को बढ़ावा देने और देश एक दूसरे पर विश्वास करे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए एआई एप्लीकेशन विकसित कर रहा है और अपना स्वयं का बड़ा भाषा मॉडल LLM भी बना रहा है। वहीं जनवरी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि भारत कुछ महीनों में स्वदेशी जनरेटिव एआई मॉडल लोगों को सुलभ कराएगा। उन्होंने कहा था भारत ने एआई बुनियादी ढांचे के निर्माण और अपनी कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए 18,600 से अधिक उच्च स्तरीय ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट हासिल की थी। उल्लेखनीय है कि डीप फेक एआई को केवल 2,000 और चैट जीपीटी को 25,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर प्रशिक्षित किया गया। और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट विशेष तरह का हार्डवेयर होता है जिसके जरिए आप देखिए छवियों और वीडियो को अनुवाद किया जाता है। इस यूनिट की समानांतर प्रोसेसिंग क्षमता उसे मशीन लर्निंग और वैज्ञानिक सिमुलेशन और क्रिप्टो करेंसी माइनिंग सहित कई जटिल कंप्यूटर कार्यों के लायक बनाती है। ऐसे में बड़े भाषा मॉडल एआई सिस्टम जैसे तकनीक की अहमियत समझी जा रही है। इसकी दौड़ में अमेरिका का ओपन एआई मॉडल, गूगल का जेमिनी, मेटा के एआई और माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट शामिल है जिन्हें LLM विकसित करने के लिए पर्याप्त फंड मुहैया कराया गया। LLM की दुनिया में बदलाव चीनी स्टार्टअप डीप सीक से आया। कम खर्च में ओपन सोर्स LLM बनाकर इसने पश्चिमी तकनीकी दिग्गजों को चुनौती दी। इस कारण एआई शोध नीतियों के वैश्विक पुनर्मूल्यांकन को बढ़ावा मिला जो दक्षिण एशिया के देशों भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार व श्रीलंका के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। और आप देखते हैं कि क्या है डीप सीक का एआई मॉडल। तो आप देखिए डीप सीक की सफलता बताती है कि एआई की दौड़ केवल विशाल तकनीकी और वित्तीय संसाधनों वाले देशों तक सीमित नहीं है। हालांकि डीप सीक का एआई मॉडल डाटा विश्लेषण के मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। चीन के सख्त इंटरनेट नियमों और कंटेंट नियंत्रण के कारण यह मॉडल लोकतंत्र, मानवाधिकार या फिर वैश्विक संघर्ष जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषयों पर चर्चा करने से बचता है। यही कारण है कि चीन का यह एआई मॉडल उसके भू राजनीतिक हितों को दर्शाता है। वहीं भारत विविधता का देश है। संविधान द्वारा कुल 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं सहित स्थानीय बोलों की मौजूदगी के कारण एआई के विकास में काफी अवसर तो है ही, चुनौतियां भी है। देश की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए अधिक समावेशी एआई सिस्टम तैयार किया जा रहा है। कुछ वर्ष पहले भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने रेस्पिन नामक प्रोजेक्ट पर काम किया था। इसे कृषि के क्षेत्र से जुड़े वाक्यों को पहचान कर ओपन सोर्स डोमेन के लिए तैयार किया गया था। भारत में भाषाई विविधता, भारत की भाषाई बहुलता को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी LLM बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि एआई सिस्टम सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक हो, व्यापक आबादी के लिए सुलभ हो और यह कई भाषाओं में अपनी सेवाएं प्रदान कर सके। माना जा रहा है कि ऐसे मॉडल समान भाव से सार्वजनिक सेवाओं में सुधार कर सकते हैं, शैक्षिक संसाधनों को बढ़ा सकते हैं और अधिक प्रभावी संचार की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। स्वदेशी LLM विकसित करने से भाषाई विरासत को संरक्षित करने और डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। घरेलू LLM में निवेश करने से भू राजनीतिक रूप से विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम होगी। वहीं तमाम वैश्विक एआई मॉडल कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। ऐसे में भारत में विकसित एआई मॉडल नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, अवधी आदि भाषाओं में होगा या नहीं, यह सवाल महत्वपूर्ण है। हालांकि इस तरह के मॉडल के अस्तित्व में आने के से आवाज पहचान करना, भाषा प्रसंस्करण, मशीनी अनुवाद करना और एआई संचालित सामग्री के निर्माण के लिए उसकी प्रासंगिकता बढ़ेगी। ऐसे में भारत के स्वायत्त LLM मॉडल को विकसित करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों को आपसी सहयोग करने की आवश्यकता है, जिससे यहाँ की स्थानीय भाषाओं को सम्मान मिले, एआई मॉडल निष्पक्ष हो, पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित हो। सेंसर किए गए किसी भी एआई मॉडल पर निर्भर रहना तटस्थ ज्ञान डिजिटल के क्षेत्र में किसी खास देश पर निर्भरता और क्षेत्रीय तकनीकी संप्रभुता के लिए बड़ी चुनौती है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की एक कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।